गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम लोग कर रहे हैं बीपीएससी पीटी की तैयारी और इसी क्रम में राज्य व्यवस्था के क्वेश्चंस को देख रहे हैं, इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चंस को देख रहे हैं जो कि आने वाले पीटी में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बीपीएससी पीटी बहुत ही ट्रिकी हो गया है। अब इसमें हर एक पार्ट को कवर करना बहुत ज़रूरी है और पॉलिटी इसमें सबसे आसान पार्ट्स में से एक है जो कि बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चंस की वजह से आसान हो जाता है। तो हम आज कर रहे हैं राज्य व्यवस्था की दूसरी वीडियो। तो हमारे साथ अंत तक बने रहिए और इसके क्वेश्चंस निश्चित रूप से आपको एग्जाम में मदद करेंगे। तो शुरू करते हैं हम लोग अपना पहला क्वेश्चन है, किस राज्य या किन राज्यों ने पंचायती राज संस्थाओं में स्त्रियों के 50% आरक्षण को वैध किया है? अब यहाँ पर आप देखेंगे तो बिहार सबसे पहला राज्य था जिसने पंचायती राज संस्थाओं में 50% का आरक्षण का व्यवस्था किया था। ठीक है, ये 2005 में ही बिहार में कर दिया गया था। लेकिन इसके बाद अगर आप देखेंगे तो कई सारे स्टेट्स जिसमें उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और पंजाब, यहाँ पर भी 50% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। तो इस हिसाब से आप देखें तो आपका 1, 2, 3 और 4 ये चारों स्टेट्स इसमें शामिल हो जाएंगे। तो आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, धन विधेयक पेश किया जा सकता है। तो धन विधेयक सिर्फ लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। तो हमारा यहाँ पे आंसर ए होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? अब यहाँ पर बात करेंगे प्रकृति की तो इसमें कई सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से एकदम स्पष्ट रूप से ये कहना मुश्किल है कि ये संघीय है या एकात्मक है। संघीय कहने का मतलब ये होता है कि जो पावर्स हैं वो स्टेट्स और सेंटर के बीच में बटे हुए हैं। जैसा कि हम लोग जानते भी हैं, बहुत सारे चीज़ों में हमारी जो व्यवस्था है वो बटी हुई है। एक सूची ही बनी हुई है अनुसूची 7 में, जिसमें संघीय राज्य के लिए और कंबाइंड रूप से कंकरेंट लिस्ट है। ठीक है, तो समवर्ती सूची, संघ सूची और राज्य सूची ये इस बात को बताती है कि यह संघीय व्यवस्था है। लेकिन कई समय में कई सारे मामलों में ऐसा होता है कि यह एकात्मक रूप से काम करती है। जैसे अगर इमरजेंसी की स्थिति हो जाए तो ये एकात्मक हो जाती है, सारे राज्यों की स्थिति जो है वो नेग्लिजिबल हो जाती है। उसी प्रकार से अगर हम न्याय व्यवस्था की बात करें तो यह एकात्मक को बताता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एक ही है और वहाँ से निर्णय पूरे देश पर लागू हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से जो हमारा देश है इसका जो संविधान है यह प्रकृति में तो संघीय है लेकिन भावना में एकात्मक है। तो इस तरीके से हमारा जो आंसर हो गया ये डी हो गया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो जब सर्वोच्च न्यायालय की बात कर रहे हैं तो ये निश्चित रूप से केंद्रीय स्थिति हो गई और यहाँ पर जो अपॉइंटमेंट करने वाला व्यक्ति है वो है राष्ट्रपति। ठीक है, तो हमारा आंसर यहाँ पे है बी। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष या सभापति की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है, तो हमारा आंसर यहाँ पे है बी। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह होता है? तो भारत के प्रधानमंत्री की जब हम बात कर रहे हैं तो प्रधानमंत्री जो कि एक हेड होता है किसका? लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है। तो बहुमत दल का नेता होने की वजह से और मंत्रिमंडल इसके अधीन होने की वजह से प्रधानमंत्री लोकसभा के प्रति जवाबदेह होता है, क्योंकि लोकसभा का ही प्रधानमंत्री होता है, वो उसका नेता होता है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या हो गया? सी हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है? तो जो सर्वोच्च न्यायालय है इसकी सेवानिवृत्ति की उम्र 65 वर्ष है, जिसका अनुच्छेद 124(2) में विवरण दिया गया है। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो गया सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन है? तो यहाँ पर जो मंत्रिमंडल का जो सचिव होता है वो सबसे ऊपरी स्तर का उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी होता है। ठीक है, ऐसे जितने भी सचिव हैं वो अपने हायर लेवल पर होते हैं। आईएएस ऑफिसर का जो सबसे सर्वोच्च रैंक होता है वो
सेक्रेटरी लेवल का ही होता है। तो हमारा आंसर यहाँ पे बी है। अगला क्वेश्चन है लेखानुदान बना है। तो लेखानुदान जो है कैसे बनता है? लेखानुदान में बजट पारित लंबित होने के कारण निधि आवंटन किया जाता है। जैसे मान लीजिए अगर किसी कारणवश बजट को पारित करने में अभी समय लगेगा और तब तक हमें पैसे की जरूरत है, मतलब सरकार को पैसे की जरूरत है, तो उसके लिए लेखानुदान बनाया गया है। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे हमारा होगा सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है। तो जो भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है ये संविधान के निर्माण होने के तारीख के हिसाब से मनाया जाता है। तो आपको अगर पता होगा तो ये भी पता होगा इसमें कि 26 नवंबर 1949 को हमारा जो संविधान है वो बनकर तैयार हो गया था, लेकिन इसे 26 जनवरी को लागू किया गया था। इसके पीछे कारण ये था कि सबसे पहले 26 जनवरी 1930 को संपूर्ण स्वराज का जो स्टेटमेंट था उसको पास किया गया था। तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसद की कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार रखता है? तो बिना सदस्य हुए संसद की कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार अटॉर्नी जनरल को है। ठीक है, महान्यायवादी को है। तो यहाँ पर जो अटॉर्नी जनरल है ये भाग तो ले सकता है, लेकिन अगर चूंकि ये सदस्य नहीं है, अगर वोटिंग की जरूरत पड़ती है किसी मैटर पर तो ये वोट नहीं दे पाएगा। तो हमारा आंसर हो गया इसमें बी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए निर्देशित सिद्धांतों में निम्न में से कौन सा या कौन से सूचीबद्ध हैं? तो यहाँ पे हमारा जो जवाब है वो समान कार्य के लिए समान वेतन और समान नागरिक संहिता। इसके अलावे जैसे छोटे परिवार का मानदंड ऐसा कुछ उसमें नहीं लिखा हुआ है, और प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा ऐसा भी बिल्कुल स्पष्ट नहीं है। तो हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा बी। अगला सवाल हमारा है, उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं परंतु गैर नागरिकों को नहीं। तो इसमें अगर हम देखें तो भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है वो सिर्फ हमारे नागरिकों को ही प्राप्त है, और अल्पसंख्यकों की जो बात करते हैं हम तो वो भी सिर्फ भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है, जबकि ये कानून के समक्ष समता ये सबको प्राप्त है, और जीवन और स्वतंत्रता से जो संरक्षण है ये भी सबको प्राप्त है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 3। तो 1 और 3 हमारा ए में है, तो ऑप्शन हो गया हमारा ए। अगला क्वेश्चन है, भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल है। तो जो ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति बनती है उसका काम क्या है? उसका काम है सबके बीच में समन्वय करना और एक पर्यवेक्षक प्राधिकारी के रूप में कार्य करना, मतलब जांच पड़ताल की स्थिति में उसके कार्य हैं। तो हमारा आंसर यहाँ पे सी है। अगला क्वेश्चन है, एक एमपी की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन से लगातार की अवधि के लिए अनुपस्थित रहता है। तो हमारे संविधान में अगर लगातार कोई एमपी अनुपस्थित रहे 60 दिनों तक तो उसके सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है। ऐसा हमारे संविधान के अनुच्छेद 101(4) के अंतर्गत लिखा हुआ है। अब इसमें ध्यान देने वाली बात है कि जो 60 दिन की अवधि होगी उसकी गणना सदन के स्थगन या सत्रावसान की लगातार 4 दिनों से अधिक अवधि को शामिल नहीं किया जाएगा। ठीक है, अब इस बात के हिसाब से अगर हम देखें तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 2 माह हो जाएगा, मतलब बी। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने 15 क्वेश्चंस इसमें किए हैं। ये बार बार रिपीट होने वाले बीपीएससी पीटी के क्वेश्चंस हैं और इनसे निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। तो अब आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। इसे लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और हमारे चैनल के आने वाले दूसरे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन पाने के लिए इसे सब्सक्राइब भी कर लें। ठीक है, और हम लोग आगे बिहार एसएससी के लिए भी प्रोग्राम शुरू करेंगे, उसके लिए भी वीडियोज़ बनाएंगे और उसमें आपको मैथ्स, जीएस और रीजनिंग के वीडियोज़ मिलेंगे।
और उसको पाने के लिए भी आप ये चैनल सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।